हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अन अकेडमी पर मैं वैशाली दुबे आप सभी का लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये हमारी टीम है जो लगातार क्लासेस ले रही है। और दोस्तों, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे इस लॉकडाउन भरे तनावग्रस्त माहौल में भी घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम दोस्तों वैशाली दुबे है और मैंने एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर से। साथ ही साथ में आपको मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जीके पूरा का पूरा हम मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, जहां हमने अभी तक शुरुआत से दिल्ली सल्तनत से लेके कि किस प्रकार मोहम्मद गौरी ने और ऐबक ने मध्य प्रदेश पर आक्रमण किया था, फिर हमने खिलजी और तुगलक वंश को, साथ ही साथ हमने मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता को, फिर उसके बाद बुरहानपुर में सूफीवादी परंपरा को स्टार्ट किया था। और अभी जो हम पूरा का पूरा पढ़ते आ रहे हैं कि किस प्रकार से गड़ा का गोंड वंश जो है वो मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। दोस्तों, आज का टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां हम बात करेंगे कि किस प्रकार से गड़ा के गोंड वंश के अलावा एक गोंड वंश का जो शासन रहता है जिसका नाम है देवगढ़ का गोंड वंश। आज हम इसकी बात करेंगे। और दोस्तों, अनअकैडमी पर लगातार डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, एमसीक्यूज चल रहे हैं, साथ ही साथ हमारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज चल रहे हैं, अनलिमिटेड आप एक्सेस कर सकते हैं। लाइव क्लास के माध्यम से आप हमारे टॉप एजुकेटर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप एमसीक्यूज के माध्यम से भी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यदि आप व्यापम का और एमपीपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और एक ही बार में एमपीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होगा जो है आपका एमपीपीएससी और व्यापम, जहां आप यदि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फीस है दोस्तों 7,000 रुपए। लेकिन यदि आप मेरा कोड यूज करेंगे वैशाली 10, तो यही आपको 10% डिस्काउंट के बाद मिलेगा मात्र 6,300 रुपए में। दोस्तों, यदि आप 2020 और 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन बेहद ही फायदेमंद साबित होगा, जिसकी जो फीस है वो है 8,000 रुपए, 8,400 रुपए। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली 10 यूज करेंगे तो यही आपको मिलेगा दोस्तों 7,560 रुपए में, मात्र 7,560 रुपए में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पूरा का पूरा जो लेक्चर है। हम एक ही लेक्चर में इसे खत्म करेंगे कि देवगढ़ का गोंड राज्य किस प्रकार से स्थापित हुआ था। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि गड़ा के जो गोंड वंश था, रानी दुर्गावती गड़ा के गोंड वंश की संस्थापिका या बहुत ही बड़ी शासिका के रूप में उभरी थी, जहां हमने देखा था कि इनके विवाह के बारे में, इनके पुत्रों के बारे में, इनके संग्राम के बारे में और किस प्रकार से पूरा का पूरा शासन व्यवस्था थी उसके बारे में। दोस्तों, यदि हम बात करें 15वीं और 16वीं शताब्दी की, तो सबसे पहले हम इसका बेसिक जानते हैं कि किस प्रकार से देवगढ़ का गोंड राज्य स्थापित हुआ। तो दोस्तों, हुआ ये था कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो मध्य प्रदेश में 3 राज्यों का उदय हुआ था, या 3 ऐसे राजवंशों का उदय हुआ था जो मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो राज्य था वो बैतूल जिले का भाग था, जिसे हम जानते हैं खेरला राज्य के नाम से। कल जो हमारा लेक्चर होगा वो खेरला राज्य को होगा, और शायद दोस्तों 2-3 दिन के अंदर ही हमारी लाइव क्लास होगी और लाइव में हम जो है वो आमने सामने होंगे और आपके सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है मैं देने का प्रयास कर पाऊंगी। दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्डेड है और 2-3 दिन के बाद ही हम लाइव क्लास आएंगे। दोस्तों, मैं लाइव आऊंगी। तो देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से 3 वंशों की स्थापना होती। दोस्तों, जो पहला राजवंश होता है वो खेरला राज्य होता है, जो बैतूल जिले में होता है। दूसरे राज्य की बात करें तो गढ़ मंडला या गढ़कटंगा के नाम से ही हमारे मंडला वाले क्षेत्र में स्थापित होता है। और तीसरा राज्य जो होता है वो छिंदवाड़ा और जबलपुर, मतलब लगभग 40 किलोमीटर दूर, छिंदवाड़ा जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर ही सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमालाओं में देवगढ़ के गोंड राज्य की स्थापना होती है। और हमने जैसे पूरा का पूरा एक वंशावली पढ़ी थी कि किस प्रकार से गड़ा का गोंड वंश में राज्य था, वैसे ही आज हम वंशावली पढ़ने वाले हैं कि देवगढ़ के जो गोंड राज्य के जो संस्थापक माना जाता है दोस्तों, वो जाटवा को माना जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो गड़ा का गोंड वंश था उसकी स्थापना की थी यादव राय ने, वैसे ही देवगढ़ के गोंड राज्य की स्थापना की थी किसने? जाटवा ने।
आगे हम देखेंगे कि जाटवा का शासनकाल पढ़ेंगे कि 1580 से लेके सन 1620 तक रहता है। फिर दल शाह आएंगे 1620 से लेके 1634 तक आएंगे। उसके बाद आएंगे कोक शाह 1634 से लेके 1640 तक रहेंगे। फिर उसके बाद आएंगे केसरी शाह या जाटवा द्वितीय, ये इनकी पदवी रहती है, 1640 से लेके सन 1660 तक आएंगे। फिर आएंगे गोरख शाह। दोस्तों जो लोग पीडीएफ का बोल रहे हैं मुझसे बार बार, मैं उनके लिए एक ही बात कहूंगी कि मैं एक सबसे आसान तरीका आपको लेके आने वाली हूं कि इस पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत का मैं एक ही पीडीएफ में सभी पीडीएफ का समावेश करूंगी कि पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत हमारे एक ही पूरे पीडीएफ में हो जाए, ताकि आप उसके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, जिसके द्वारा आपके नोट्स हैं। जो लोग खुद से नोट्स बना रहे हैं ऐसा प्रयास करें कि खुद से ही नोट्स बनाएं, लेकिन जो लोग पीडीएफ मांग रहे हैं या नोट्स नहीं बना पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आप परेशान मत होइए। मैं एक ही पीडीएफ ऐसा लेके आऊंगी जिसमें पूरा का पूरा हम मध्यकालीन भारत कवर करेंगे और उसके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या नोट्स खुद भी बना सकते हैं। दोस्तों ये आसान तरीका होगा, और साथ ही साथ जो अभी बनाते जा रहे हैं सिनॉप्सिस, तो वो बनाते जाइए, क्योंकि खुद की हैंडराइटिंग में बने हुए नोट्स दोस्तों वो बहुत ही आसान तरीके से याद होते हैं। दोस्तों रिवीजन करने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन सा शासक आएगा, तो हमारा आएगा फिर इस्लाम यार खान आएगा। फिर उसके बाद हम बात करें तो आएगा दीदर खां, और दीदर खां के बाद आएगा चांद सुल्तान, और चांद सुल्तान के बाद कुछ टाइम के लिए वली शाह शासक होगा। और इसका जो अंतिम शासक है गड़ा, जो गड़ा की बात करें तो हमने गड़ा के गोंड वंश की बात की थी, और यहाँ पे देवगढ़ के गोंड राज्य जो अभी आए हुए हैं लोग, जो भी स्टूडेंट अभी वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं देवगढ़ का गोंड राज्य, और इसका जो अंतिम शासक होगा वो होगा बुरहान शाह और अकबर शाह। दोस्तों आप इसी क्रम में पूरा का पूरा लिख लीजिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से शासकों के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से पूरा का पूरा कि इसकी पारंपरिक इतिहास क्या होता है, इसका जानने का स्रोत क्या है, कि गड़ा का जो देवगढ़ का गोंड वंश है उसकी स्थापना कैसे हुई है। तो दोस्तों यदि हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत काल में एक राजा थे जिनका नाम है विचित्रवीर्य। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो विचित्रवीर्य थे तो ये देवगढ़ के ही थे, देवगढ़ राज्य के ही थे राजा विचित्रवीर्य। और राजा विचित्रवीर्य की ही 54वीं पीढ़ी में एक शासक होते हैं जिनका नाम है जाटवा। दोस्तों महाभारत में कौन थे? राजा विचित्रवीर्य, और विचित्रवीर्य की ही 54वीं पीढ़ी के ही थे जाटवा शाह। और ऐसा माना जाता है पारंपरिक विवरणों के अनुसार कि देवगढ़ का जो राज्य था वो गवली लोगों के पास था। किसके पास था? गवली, जैसे कबीले होते हैं ना बहुत सारे, वैसे एक गवली कबीला हुआ करता था। और ऐसा माना जाता है कि देवगढ़ का जो राज्य है वो किसके पास था? गवली लोगों के पास था। अब यहाँ पे होता क्या है, इनके बीच में युद्ध होता है कि जो गड़ा के शासक होते हैं सांडवा शाह, और देवगढ़ के शासक कौन होते हैं? राजा गवली, क्योंकि पहले देवगढ़ पर गवली राजाओं का राज्य हुआ करता था। तो होता ये है कि यहाँ पर एक चीज और दोस्तों मैं बताऊं कि ये जो देवगढ़ राज्य है लगभग ऐसा माना जाता है कि 175 पूरा का पूरा जो देवगढ़ राज्य है वो लगभग 175 वर्षों तक इसने शासन किया। और पहले यही देवगढ़ राज्य के जो गोंड वंश होता था वो गड़ा के गोंड वंश के अंतर्गत ही आता था। मतलब जो गड़ा मंडला वाला क्षेत्र और यहाँ पर देवगढ़ वाला क्षेत्र, ये पूरा का पूरा एक ही हुआ करता था। लेकिन हमने पढ़ा था कि 1564 में अकबर करता है कहां पर? गढ़कटंगा या गढ़मंडला पर आक्रमण करता है। और होता यह है कि गढ़मंडला का जो क्षेत्र होता है वो आ जाता है मुगलों के अधीन, क्योंकि रानी दुर्गावती, हम जानते हैं कि रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण नहीं किया था अकबर को, बल्कि आत्म समर्पित खुद को कर दिया था या आत्म बलिदान कर दिया था खुद को देश के प्रति। लेकिन वो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है देवगढ़ वाला वो मुगलों के अधीन आ जाता है, और गढ़कटंगा या गढ़मंडला वाला जो क्षेत्र होता है वो मुगलों के कुछ टाइम के लिए अधीन आता है। नर्रई के युद्ध हमने पढ़ा था, नर्रई का युद्ध के बाद मेहंदी खां को वहां का सूबेदार बना दिया गया था। लेकिन ये जो देवगढ़ वाला क्षेत्र होता है ये पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ कि ये देखिए ये क्या है, दो राज्य हैं।
पहले ये गड़ा का गोंड वंश था और यहाँ पे उसी की बाजू में ही देवगढ़ का गोंड शासक हुआ करते थे। ये पहले एक ही था, लेकिन जैसे ही सन 1564 में अकबर आक्रमण करता है, कहां पर, गढ़ा पर आक्रमण करता है, गढ़ मंडला या गढ़कटंगा उस टाइम इसका नाम होता है, और इस प्रकार से इसका विभाजन हो जाता है और ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा मुगलों के अधीन आ जाता है। और यहाँ पे ही गोंड जो देवगढ़ के गोंड वंश का जो स्थापना मानी जाती है। तो दोस्तों हुआ ये है कि गढ़ा का एक शासक था जिसका नाम था सांडवा शाह और देवगढ़ का शासक था राजा गवली। और यहाँ पर ही परिणाम ये होता है कि सांडवा शाह विजित हो जाता है। तो इस प्रकार से भी देवगढ़ के गढ़ाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि तीसरे पारंपरिक विवरण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जाटवा ने ही देवगढ़ पर दो पहले से ही एक सूबेदार हुआ करते थे, मुगल सूबेदार, जिनका नाम था रणसूर और धनसूर, इनकी हत्या कर दी थी। और जाटवा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, स्रोत पढ़ रहे हैं पारंपरिक इतिहास के, कि किस प्रकार से देवगढ़ के गोंड राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि एक जाटवा नामक एक व्यक्ति था जिसने मुगल सूबेदार रणसूर की और धनसूर की हत्या कर दी थी और देवगढ़ की राजगद्दी प्राप्त कर ली थी। अब देखते हैं हम जाटवा के बारे में कि 1580 से लेके 1620 तक जाटवा रहता है, वो शासक रहता है। और इसका उल्लेख निर्विवाद रूप से इतिहास में मिलता है कि देवगढ़ के शासक के रूप में जाटवा का जो कार्यकाल है वो अकबरनामा, तथा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि अकबरनामा में और आईने अकबरी में किसका उल्लेख मिलता है, निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख मिलता है, तो जाटवा का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि कुछ स्त्रोतों में कि जाटवा का जो शासनकाल होता है वो 1542 से लेके सन 1602 तक रहता है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जाटवा का जो शासनकाल होता है वो 1580 से लेके 1620 तक होता है। लेकिन दोस्तों जो सही स्त्रोत है वो यही है कि इसका जो शासनकाल होता है वो 1580 से लेकर सन 1620 तक होता है, क्योंकि रानी दुर्गावती के युद्ध के पश्चात ही या गढ़कटंगा पर युद्ध के पश्चात ही देवगढ़ पर मुस्लिम अधिपत्य स्थापित हुआ था और यह स्वतंत्र रूप से, निर्विघ्न रूप से इसका वर्णन इतिहास में मिलता है। तो इसका जो हम शासनकाल मानेंगे वो 1580 से लेकर 1620 तक ही मानेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें, होता यह है कि 10 अप्रैल सन 1884 देवगढ़ वंश की एक नियमावली मिलती है। ये दोस्तों अभी अब थोड़ा सा अलग से है कि सन 1864 की बात कर रहे हैं हम, कि 10 अप्रैल सन 1864 को देवगढ़ राज्य की वंशावली में ही जाटवा के 4 पुत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। ये 4 पुत्र कौन कौन से हैं, तो आइए हम देखते हैं कि दल शाह, कोक शाह, दुर्ग शाह और केसरी शाह का वर्णन मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐसा नहीं है। इसके 3 पुत्र थे जाटवा के, दल शाह, कोक शाह और दुर्ग शाह। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यदि हम बात करें, क्योंकि दल शाह, कोक शाह और दुर्ग शाह, तो ये हमें 3 याद रखने कि दल शाह, कोक शाह और दुर्ग शाह जो हैं वो जाटवा के पुत्र होते हैं। नेक्स्ट जो राजगद्दी पर बैठता है वो बैठेगा जाटवा के बाद कौन, दल शाह बैठेगा जो जाटवा का पुत्र था। इसका जो कार्यकाल है वो सन 1620 से लेके 1634 तक माना जाता है और जाटवा का ही ये ज्येष्ठ पुत्र था दोस्तों। और हम यदि बात करें कि इसका जो शासन काल है वो कब से कब तक रहा, तो 1620 से लेके 1634 तक इसका कार्यकाल रहता है। फिर इसके बाद आता है कोक शाह। कोक शाह की बात करें तो यह सन 1634 से लेके 1640 तक ही देवगढ़ का शासक बनता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सन 1637 में नागपुर पर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो छिंदवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वही जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र से, और साथ ही साथ यहाँ पर नागपुर प्रांत से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र था। तो होता ये है कि नागपुर पर ही देवगढ़ों के शासकों ने अधिकार कर लिया था और मुगल जो थे, क्योंकि मुगल सत्ता व्याप्ति थी, देखिए आप सन 1637 की हम बात कर रहे हैं और सन 1637 में दोस्तों हम जानते हैं कि सन 1637 में ही पूरा का पूरा जो भारत था वो मुगल एक सुल्तान या मुगल बादशाह औरंगजेब के कब्जे में था।
तो इस प्रकार से होता यह है कि नागपुर पर भी देवगढ़ के शासक अधिकार कर लेते हैं और मुगल भी देवगढ़ के अधीन मानते हैं नागपुर को, और ये कोक शाह की बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के साथ साथ यदि मैं एमपीपीएससी के अलावा बात करूं तो एसआई और व्यापम में और पटवारी जैसे एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक ये ऐसा कंटेंट है दोस्तों, यदि आप नोट्स बनाते जा रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 3-4 बार आप रिवीजन करेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन करने से ही जो है हमारी हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा के देख लें तो स्ट्रांग होता है, लेकिन बशर्ते आपको रिवीजन करना ही होगा। तो दोस्तों, यदि हम बात करें फिर नेक्स्ट की जो इसकी मृत्यु है वो कोक शाह की, वो कब हो जाती है? 1640 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और नेक्स्ट जो सरदार या जो नेक्स्ट सुल्तान बनता है, नेक्स्ट जो शासक बनता है वो रहता है केसरी शाह। दोस्तों, कोक शाह की मृत्यु के पश्चात केसरी शाह गद्दी पर बैठता है, और किस नाम से शासन करता है, ये किस नाम से करेगा? तो जाटवा द्वितीय के नाम से। दोस्तों, होता ये है कि केसरी शाह जो रहता है उसी का नाम रहता है क्या? जाटवा द्वितीय। या फिर हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे ये गद्दी पर अधिकार करता है। तो होता ये है कि कोक शाह की मृत्यु हो गई और कोक शाह के बाद ही उसका बेटा होता है केसरी शाह। लेकिन केसरी शाह का जो शासन काल होता है वो अल्पकालीन होता है, और केसरी शाह का सन 1660 में एक उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम होता है गोरख शाह, और गोरख शाह ही कोक शाह द्वितीय की पदवी धारण करके गद्दी पर बैठता है। देखिए, आप यदि देखेंगे कि पूरा का पूरा यदि हम स्टार्टिंग से यदि बात करें तो हमने यहाँ पे देखा था कि पहले जाटवा था, और जाटवा के ही 4 पुत्र थे, लेकिन स्त्रोत क्या बोलते हैं कि 3 पुत्र थे। तो बड़ा बेटा होता है कौन? दल शाह। तो पहले हुआ जाटवा, जाटवा के बाद आया दल शाह, दल शाह के बाद आता है कोक शाह, और कोक शाह के बाद आता है केसरी शाह, केसरी शाह के बाद आता है दोस्तों कौन? गोरख शाह। और गोरख शाह जो रहता है वही क्या करता है? कोक शाह द्वितीय की पदवी धारण करके गद्दी पर बैठता है। हमने क्रम देखा भी कि जाटवा, दल शाह, फिर उसके बाद आता है कोक शाह, फिर आता है कौन? केसरी शाह, केसरी शाह के बाद आता है गोरख शाह, और गोरख शाह ही क्या बन जाता है? कोक शाह द्वितीय की पदवी धारण करके गद्दी पर बैठ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूछा जाता है या पूछा जा सकने की संभावना है कि किस शासक ने ही क्या किया है कि कूक सिंह एवं कीका सिंह की पदवी धारण की है, या किस शासक ने कोक शाह द्वितीय की पदवी धारण की है, या किस वंश से ये संबंधित है। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये देवगढ़ के गोंड वंश से संबंधित है, और गोरख शाह ही वो व्यक्ति था जिसने कोक शाह द्वितीय की कूक सिंह की और कीका सिंह की पदवी धारण की थी। और हुआ यह था कि इसके शासनकाल में ही एक मुगल सूबेदार जिसका नाम था दिलेर खां ने देवगढ़ पर आक्रमण करता है कि एक साइड जो रहता है वो रहता है हमारा कोक शाह द्वितीय, और दूसरी साइड रहता है कौन? दिलेर खां। और देवगढ़ पर इसने क्या करता है? ये आक्रमण करता है, और इसका परिणाम क्या निकलेगा दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें गोरख शाह या कोक शाह द्वितीय है वो जीत जाता है और दिलेर खां हार जाता है। ये पूछा भी जा सकता है कि दिलेर खां ने देवगढ़ पर कब आक्रमण किया? तो अगस्त 1669 में दिलेर खां ने देवगढ़ पर आक्रमण किया था। अब हम देख रहे हैं कि गोरख शाह के भी 5 पुत्र होते हैं दोस्तों। कौन कौन है? तो महिपत शाह, गुमान शाह, छत्र शाह, इस्लाम यार खान और दीदर खान। दोस्तों देखिए, अब इसी लेक्चर में पूरा का पूरा खत्म करने का प्रयास करेंगे ताकि आप इसके नोट्स बनाते जाएंगे, और लास्ट में मैं पीडीएफ आपको पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत का एक साथ प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप जो है वो नोट्स भी प्रिंट आउट निकाल सके इसका। साथ ही साथ आप नोट्स बनाने में आपको और भी आसानी होगी, रिवीजन करने में भी आसानी होगी। तो महिपत शाह, गोरख शाह के 5 पुत्र थे, महिपत शाह, गुमान शाह, छत्र शाह, इस्लाम यार खान और दीदर खान। अब दोस्तों इसके बीच में देखिए कि गोरख शाह के बाद बनना किसे चाहिए था? महिपत शाह को बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे होता ये है कि इस्लाम यार खान क्या कर लेता है? गोरख शाह को आपदस्थ करके धर्म परिवर्तन के बाद में इस्लाम खान नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। और होता यह है कि इसका जो शासन काल होता है वो मात्र 10 वर्ष का होता है, और सन 1680 में ही जो रहता है वो आपदस्थ हो जाता है। ये क्यों आपदस्थ हो जाता है? होता यह है कि इस्लाम यार खान की मृत्यु हो गई है, और उसका ही भाई कौन होता है? दीदर खां।
और दीदर खां जो कि क्या होता है, छोटा भाई होता है, और ये गद्दी पर बैठ जाता है। बैठना किसे चाहिए था, बड़े भाई को, और बैठ कौन जाता है, छोटा भाई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, होगा ये कि बड़ा भाई महीपत शाह जैसे ही ये देखता है कि हमें औरंगजेब का संरक्षण मिलने वाला है, तो महीपत शाह जो होगा वो औरंगजेब से मिलेगा और इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा, क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुस्लिमवादी था, साथ ही साथ ये हिंदुओं से घृणा करता था। और इसी के साम्राज्य में दोस्तों 33% जो कि सर्वाधिक थे मुगल सेना में हिंदू सैनिक रहा करते थे। और महीपत शाह अब क्या करेगा, अपना नाम बदलेगा, औरंगजेब की मदद लेगा और अपना नाम रख लेगा महीपत शाह से बख्त बुलंद। और अपने ही ऐसे हौसलों को बुलंद करते हुए आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। और औरंगजेब के साथ मिलकर बख्त बुलंद अब क्या करेगा, देवगढ़ पर आक्रमण करेगा, और देवगढ़ का ही नाम यहाँ पर औरंगजेब रख देता है इस्लामगढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से एक फैक्ट आता है कि इस्लामगढ़ किस भाग का या किस भूभाग का नाम था। तो दोस्तों जो देवगढ़ था, देवगढ़ का ही नाम मिलता है इस्लामगढ़, और ये नाम रखता है कौन, मुगल शासक, मुगल सुल्तान औरंगजेब। और इस प्रकार से होता यह है कि सन 1691 में मुगल बादशाह, देखिए यहाँ पे, चूंकि मुगलों को ऐसा लगने लगा था कि जो बख्त बुलंद है वो बहुत ही बुलंद होता जा रहा है, या स्वतंत्र ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा देवगढ़ जो राज्य है वो मुगल हिस्से से बाहर हो जाए। इसी कारण से मुगल राजा या मुगल जो सुल्तान है औरंगजेब सन 1691 में पुनः दीदर खां को देवगढ़ के सिंहासन पर बिठा देता है और बख्त बुलंद को हटा देता है। फिर उसके बाद आगे चलकर, क्योंकि इनके निजी स्वार्थ छिपे होते थे कि जितना राजस्व ये राजा मुगलों में देते रहते थे, जितना जो राजस्व होता था वो प्रदान करते रहते थे, तब तक तो ये उस प्रांत के सूबेदार या राजा रहा करते थे। और जैसे ही ये राजस्व देना छोड़ देते थे या ऐसा लगने लगता था मुगलों को कि उनके निजी हित जो है वो प्रभावित हो रहे हैं, तो वहां पर उसी राजा को आपदस्थ करके किसी एक नए व्यक्ति को राज्यरोहित कर देते थे। तो उसके बाद में दीदर खां को बैठा दिया, लेकिन आगे चलकर औरंगजेब ने नेक नाम खान या कान सिंह को देवगढ़ का राजा बना देता है। और इस प्रकार से यहाँ पे बख्त बुलंद जो है वो देवगढ़ पर नेक नाम को बाहर कर देगा, और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो राज्य था वो किसका हो जाएगा, बख्त बुलंद का हो जाएगा। लेकिन आगे जाके ये होता है कि अभी भी बख्त बुलंद की जो मुसीबत होती है वो खत्म नहीं होती है। यहाँ पर फिरोज जंग की सेना जो है वो देवगढ़ को अधिकृत कर लेती है। यहाँ पर लगातार एक साइड है औरंगजेब जो है लगातार किसी न किसी को भेजता जा रहा है और अकेला टिका हुआ है बख्त बुलंद। लेकिन बख्त बुलंद है वो 1700 में बख्त बुलंद की सलाह पर राज खान ने अंबागढ़ में एक विशाल किले का निर्माण किया। हुआ ये था दोस्तों कि ये जो बख्त बुलंद था लगातार आक्रमणों से परेशान होता जा रहा था, और इसी के ही एक मित्र थे जिनका नाम क्या था, राज खां। और राज खां की मदद लेकर इसने क्या किया था कि देवगढ़ के चारों ओर अंबागढ़ पड़ता है, और अंबागढ़ में ही इसने किले का निर्माण कर दिया था, ताकि पूरा का पूरा यदि मुगल आक्रमण करते हैं तो उन्हें पहले इस अंबागढ़ को पार करना होगा, और अंबागढ़ को पार करने के बाद ही यहाँ पर देवगढ़ पर ही आक्रमण कर सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अंबागढ़ जो है वो किसने निर्मित किया था, तो किसने किया था, बख्त बुलंद की सलाह पर किसने किया था, राज खां ने अंबागढ़ में एक विशाल किले का निर्माण किया था। और दोस्तों ये तो फैक्ट आपको बिल्कुल याद ही रखना है कि सन 1774 में राज खान पठान के ही एक वंशज हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद आमिर खान। और आमिर खान ये 3 इडियट वाले आमिर खान नहीं है दोस्तों, ये उस टाइम के आमिर खान थे कि आमिर खान ने सिवनी शहर बसाया था और साथ ही साथ अपनी राजधानी छपरा से हटाकर ये सिवनी ले गए थे और वहां पर एक किले का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन उठते हैं कि सिवनी शहर की स्थापना है वो किसने की थी, तो सिवनी शहर जो बसाया था वो सन 1774 में एक पठान हुआ करते थे राज खान, उनके ही वंशज थे मोहम्मद आमिर खान। और मोहम्मद आमिर खान ने ही क्या किया था कि छपरा से राजधानी हटाकर ये सिवनी ले आए थे। उसके बाद में यदि हम बात करें कौन राजा बनेगा,
तो बख्त बुलंद के ही एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था चांद सुल्तान। अब चांद सुल्तान गद्दी पर बैठ जाता है सन 1709 से लेकर सन 1719 तक ये देवगढ़ की गद्दी पर बैठता है दोस्तों। और इसी के टाइम पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो शासन चल रहा है वो सन 1720 से लेकर सन 1740 तक यहाँ पे मराठा कौन रहता है, बाजीराव प्रथम, वही मस्तानी वाले। आपको याद आ गए होंगे कि बाजीराव मस्तानी आप सभी ने देखी होगी। तो होता ये है कि 9 जनवरी सन 1729 को बाजीराव पेशवा ने देवगढ़ की सीमा पर पहुंच जाती है। लेकिन साथ ही साथ ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र होता है वो बाजीराव पेशवा जो रहते हैं या बाजीराव प्रथम वो अधिकार नहीं करते हैं, बल्कि इन दोनों के बीच में चांद सुल्तान और बाजीराव के बीच में आपस में संधि हो जाती है और चांद सुल्तान ही सुल्तान बना रहता है सन 1735 तक। और देवगढ़ की राजधानी जो देवगढ़ था वो वैसे ही रहता है। फिर उसके बाद में ही इसका अवैध पुत्र होता है जिसका नाम है वली शाह, और वली शाह जो है वो सन 1735 में बख्त बुलंद के बेटे मीर बहादुर की हत्या करके देवगढ़ की गद्दी पर बैठ जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि देखिए, सबसे पहले हमने देखा था बख्त बुलंद। अब बख्त बुलंद से देख रहे हैं तो बख्त बुलंद का ही बेटा था कौन, एक चांद सुल्तान। अब बैठना किसको चाहिए था, चांद सुल्तान देवगढ़ की गद्दी पर बैठ गया और यहाँ पे चांद सुल्तान का ही बेटा कौन था, वली शाह। लेकिन यहाँ पर देख रहा है कौन, देख रहा है यहाँ पर कि मीर बहादुर जो बख्त बुलंद का बेटा था और अवैध पुत्र था कौन, वली शाह। तो ये देखता है कि अवैध पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठ गया, इसे आपदस्थ करो। फिर उसके बाद में बख्त बुलंद का बेटा मीर बहादुर की हत्या करके ही ये गद्दी पर बैठता है। और इस प्रकार से हम लास्ट यदि शासक की बात करें तो वो होता है बुरहान शाह और अकबर शाह। लेकिन अभी भी यहाँ पर रघुनाथ सिंह देवगढ़ के जो दीवान थे उस पद पर थे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाने की बहुत संभावना है कि रघुनाथ सिंह जो थे वो कहाँ के दीवान थे, या पूछा जा सकता है कि बुरहान शाह और अकबर शाह के दीवान कौन थे। तो वो कौन थे, रघुनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। और साथ ही साथ दोस्तों हम आगे जाके आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि मराठा शासन काल में ही सन 1743 में रघुजी भोसले ने जो था वो नागपुर पर आक्रमण किया था और पूरा का पूरा जो नागपुर था वो मराठों के हिस्से में आ गया था। मराठा सत्ता वहां पर स्थापित हो गई थी और पूरा का पूरा जो नागपुर, देवगढ़ और सिवनी वाला जो क्षेत्र था वो मराठों के संरक्षण में चला गया था। इसी के साथ साथ ही नागपुर के गोंड राजा स्वयं को देवगढ़ के संस्थानिक कहते हैं। इसका मतलब ये है, ये बहुत ही आईएमपी लाइन है दोस्तों, यह बहुत ही आईएमपी फैक्ट है कि देवगढ़ के संस्थानिक के रूप में किसे जाना जाता है, तो नागपुर के गोंड राजा। इसमें ऑप्शन आ सकता है कि गढ़ा के गोंड, देवगढ़ के गोंड, नागपुर के गोंड राजा। तो नागपुर के ही गोंड राजा स्वयं को देवगढ़ का संस्थानिक कहते थे। इसका कारण ही यह है कि पहले तो नागपुर क्षेत्र को देवगढ़ में मिला लिया गया और उसके बाद में ही जैसे ही रघुजी भोसले या फिर मराठों का शासन होता है नागपुर पर, तो वैसे की वैसे पूरा जो देवगढ़ के गोंड वंश थे वो कहाँ चले जाते हैं, नागपुर में शामिल हो जाते हैं। और पूरा का पूरा नागपुर क्षेत्र, देवगढ़ क्षेत्र और सिवनी का जो क्षेत्र होता है वो एक ही प्रांत में आ जाता है, नागपुर प्रांत में। और यहाँ पर मराठा सत्ता जो है वो लगातार स्थापित रहती है। और इस प्रकार से पूरा का पूरा दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा का पूरा जो देवगढ़ के गोंड शासक थे उन्होंने शासन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस मटेरियल को पढ़ के या हमें ये पढ़ के इतना डीप पढ़ के क्या करना है। तो दोस्तों यदि आपको एग्जाम निकालना है तो ये आपको पढ़ना ही होगा दोस्तों। मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगी कि घर पर अभी आप हैं तो इस समय का सदुपयोग कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और मेरी आज की जो 4 लाइनें हैं दोस्तों मैं अपनी फिर से रिपीट करूंगी कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब बाधाएं प्रतिकूल ना हो। तो प्रतिकूल बाधाओं से दोस्तों घबराइए मत। मेरा कोड यूज कीजिए वैशाली 10 और 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए आप लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले जो मेरे अपकमिंग वीडियोस रहेंगे वो आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों मैं इतना ही कहूंगी कि रिवीजन करते जाइए ताकि आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, सिनॉप्सिस बना बना के रिवीजन करेंगे, उतना ही आपको फायदा होगा। और घर पर रहिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।